समतल स्थापक बलों में, जिनको हम एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं, हिमानी का कार्य, जिसको अंग्रेजी में ग्लेशियर बोलते हैं, उल्लेखनीय है। हिमानी को अगर परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि एक धीमी गति से चलने वाली हिम की नदी जो पर्वतों एवं ध्रुवों पर हिम के जमा होने से बनती है, और जो इसमें गति होती है उसका प्रमुख कारण गुरुत्व शक्ति और स्लोप, ढाल जो है उसका महत्व रहता है इसके गतिमान होने में। यद्यपि वर्तमान में हिम क्षेत्र मुख्यतः उच्च पर्वतीय भागों व उच्च अक्षांशों तक सीमित रह गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जिनको आइस एज, हिमयुग बोलते हैं, और हिमयुग वो भूवैज्ञानिक अवधि है जिस दौरान महाद्वीपों पर हिम का प्रसार हो गया था, और पूरे जो ये महाद्वीप थे ये हिम की चादर के नीचे दब गए थे। पृथ्वी पर अब तक 3 हिमयुग आ चुके हैं। इनमें से अंतिम हिमयुग को प्लीस्टोसीन हिमयुग कहते हैं। A glacier is a mass of snow and ice that moves slowly over the land away from its place of accumulation। मतलब जहाँ ये बर्फ़ जमा होती है वहाँ गुरुत्व और ढाल के सहारे ये सरक कर दूसरे क्षेत्रों में आती है। हिम क्षेत्र एक प्रदेश होता है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों तथा उच्च अक्षांशों में निम्न ताप के कारण पाया जाता है। हिम क्षेत्र की निचली सीमा रेखा को हिमरेखा कहते हैं, स्नो लाइन। हिमरेखा को हिंदी में स्लो लाइन बोलते हैं। स्लो लाइन या हिमरेखा वह तल या स्तर होता है जिसके ऊपर सदैव हिम जमी रहती है। इसकी ऊंचाई अक्षांशों तथा धरातल की ऊंचाई के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ध्रुवों पर ये बिल्कुल समुद्र तल के बराबर होती है और इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो हिम रेखा की जो स्नो लाइन है उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। ये मौसमी तौर पे भी बढ़ती है। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आते हैं, जैसे शीत ऋतु में, यदि अभी की आप बात करें तो शीत ऋतु में आप अगर शिमला की तरफ जाएंगे तो शिमला से नीचे तक भी बर्फ़बारी होती है। लेकिन अगर आप ग्रीष्म ऋतु में जाएंगे शिमला तो वहाँ पर आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। कुल्लू मनाली, ये जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो बिल्कुल, श्रीनगर, ये जो बिल्कुल हिम से ढके हुए हैं, इनमें गर्मियों में आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। गर्मियों में वहाँ स्नोफॉल नहीं होता। तो हिम रेखा भी जो है वो ऋतु के हिसाब से ऊपर और नीचे होती रहती है। वैसे अगर देखा जाए तो ध्रुव में, जैसे मैंने बताया, समुद्र तल के बराबर है। और अगर भारत की बात करें तो स्नो लाइन भारत में जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसमें करीब 8000 मीटर की ऊंचाई पर होती है। ये काल्पनिक रेखा है, ऊपर नीचे होती रहती है ऋतुओं के हिसाब से। इसीलिए कहते हैं स्नो लाइन ऑकर्स एट एनी एल्टीट्यूड एट सफिशिएंटली हाई लैटिट्यूड्स एंड एनी लैटिट्यूड एट सफिशिएंटली हाई एल्टीट्यूड। हिमानी कई प्रकार की होती है, ग्लेशियर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें घाटी हिमनद, पर्वतीय हिमनद, महाद्वीपीय हिमनद,
आइस कैप। आइस कैप को हम कह सकते हैं संक्षेप में महाद्वीपीय हिमानी का छोटा रूप हिमटोपी कहलाता है। वैसे तो अधिकांश ऊंचे पर्वतीय शिखर एक प्रकार से हिमटोपियाँ ही हैं। ध्रुवों के निकट विशेषकर कनाडा के उत्तरी द्वीपों पर भी स्थायी बर्फ के क्षेत्र पाए जाते हैं। ये भी हिमटोपियाँ। हिमटोपियाँ वो हैं जिनके अंदर जो आइस है, जो हिम है, वो लगातार जमी रहती है, कभी भी पिघली अवस्था में नहीं आती है और ना ही इसमें कोई विशेष मूवमेंट होती है। उसके अलावा ज्वारीय हिमानी इत्यादि हैं। हिमनद में गति एवं बहाव। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व तक ये माना जाता था कि बर्फ अपनी घाटी में या हिम प्रदेशों में स्थायी रूप से जमी रहती है। इसमें मौसम के गर्म व ठंडा होने का अवश्य प्रभाव पड़ता है, किंतु इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ऐसा पहले सोचा जाता था। किंतु पिछली 1.5 सदी में जो वृहद स्तर पर हिम के प्रभाव, उसके बहने की क्षमता व गति, हिमानी एवं हिम क्षेत्रों के स्वरूप, कार्य करने में अंतर व हिमानी द्वारा अपरदन की क्रिया पर कई प्रकार के क्षेत्रों में शोध कार्य हुआ और ये स्थापित हुआ कि बर्फ और उसके विभिन्न रूपों, प्रकृति, विवरण, क्रिया और उसके परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन ग्लेशियोलॉजी द्वारा किया जाता है। अब यह बात मान ली गई है कि विशेष अनुकूल दिशा में बर्फ बहती है। इसकी गति बहुत धीमी होती है, लेकिन उस धीमी गति से भी गतिमान होने के बाद ये अपरदन कार्य करती रहती है। हिमानी में बर्फ बहती या फिसलती जाती है, इस बारे में सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के विद्वानों ने कार्य किया। यहाँ के विद्वान प्रोफेसर ह्यूजी व अन्यों ने बताया कि बर्फ की गति यद्यपि बहाव के नियमों का ही पालन करती है, फिर भी ठोस हिम होने के कारण यह गति बहुत धीमी या रेंगने वाली रहती है। कुछ हिमानी 1 सप्ताह में कुछ सेंटीमीटर ही आगे बढ़ पाती हैं, जबकि कुछ 15 से 20 मीटर तक आगे बढ़ जाती हिमनद जो है। इस बारे में महान हिम वैज्ञानिक अगासिस ने विशेष परीक्षण करके निश्चित जानकारी एकत्रित की थी। उन्होंने शोध किया था इस पे। उसने एक घाटी हिमानी के आर पार निश्चित ऊंचाई तक एक सीधी रेखा में कई गहरी खूंटियां गाड़ दी लकड़ी की। लगभग 2 सप्ताह के बाद जब उन्होंने पुनः परीक्षण किया तो पाया कि खूंटियां जीभ के आकार में फैलने के साथ साथ बीच के भाग की ओर झुकी हुई थी। किनारे की खूंटियां सबसे कम व मध्य की खूंटियां सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने के साथ झुकी हुई अवस्था में थी। अतः प्रोफेसर लुई अगासिस ने नीचे वर्णित बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि बर्फ़ जो है किनारों पर रगड़ खाने के कारण, नंबर जो उन्होंने पहली बात कही कि बर्फ़ जो है वो किनारों पर रगड़ खाने के कारण किनारों पर कम गतिमान होती है, बजाय के बीच में गति ज़्यादा होती है, क्योंकि बीच में अवरोध नहीं होता। किनारे के ऊपर बर्फ़ जो है रगड़ खाने के कारण उतनी तेज गति से नहीं चल पाती। इसी तरह उसका जो पैंदा है, जो उसका निचला स्तर है, वहाँ पे भी रगड़ और घर्षण के कारण जो हिमानी है वो कम गतिमान होती है। इसलिए जो हिमानी हिमनद है उसमें सबसे ज़्यादा गति किनारों और पैंदे वाली हिम में ना होकर बीच का जो भाग है उसमें गति ज़्यादा रहती है। हिमनद जो है वो कई प्रकार के कार्य करता है और वो ये कार्य अपरदन का कार्य भी करता है, परिवहन भी करता है चीज़ों का, और ले जाकर निक्षेप भी करता है। तो जो अपरदन का कार्य हिमनद करता है उसको लेकर विद्वानों में विवाद रहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिम अधिकतर भूमि की रक्षा करती है, कि जहाँ पे भी हिम का प्रसार हो जाता है वो नीचे के
जो उसके नीचे जो शैल चट्टानें हैं उनको एक तरीके का कवर प्रदान करता है और उसको अपर्दित नहीं होने देता, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। जबकि अन्य कुछ विद्वानों के अनुसार हिमनद जो है वो अपर्दन करता है, और अपर्दन ही नहीं बल्कि पदार्थों को परिवहित कर दूसरी जगह जाकर निक्षेप भी करता है। हिमानी जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार से अपने अपर्दन कार्य को करती है। पहला है उत्पाटन, इसको बोलते हैं प्लकिंग। प्लकिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी वृक्ष से फल या फूल तोड़ते हैं तो वो प्लक करना है, आपने उसको तोड़ा। जिस प्रकार हम हाथ से उस चीज़ को तोड़ते हैं, उसी प्रकार हिमनद जो है चट्टानों के टुकड़ों को, जब वो उसके ऊपर से गुजर रहा होता है तो उन चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ तोड़ लेता है, और वो धीरे धीरे इसके साथ ही फंस कर खिसकते रहते हैं। इस क्रिया को हम उत्पाटन की क्रिया कहते हैं। दूसरी क्रिया करता है अपघर्षण। हिमानी का अधिकांश अपर्दन कार्य अपघर्षण विधि से ही होता है, किंतु अकेले हिम में अपर्दन की क्षमता नहीं होती। जब इसमें उत्पाटन द्वारा शिलाखंड व कंकड़ पत्थर जुड़ जाते हैं तो घाटी की तली व पार्श्वों को रगड़ने खरोचने लगता है, और इस कार्य में अपर्दन कार्य में हिमानी के साथ पिंगला व जल भी जो विद्यमान रहता है उसके साथ वो इसमें मदद करता है। मतलब अकेला हिमनद अगर प्योर बर्फ है तो वो केवल प्लकिंग की क्रिया करता है, लेकिन वो जिन चीज़ों को उत्पाटन प्लकिंग द्वारा तोड़कर अपने साथ खिसकाता है, जब ये पदार्थ खिसकते हैं तो ये अपने संपर्क में आने वाली चट्टानों का अपघर्षण करते हैं। तीसरा है सनी घर्षण। है हिमानी के साथ प्रवाहित होते हुए कंकड़ पत्थर व शिलाखंड आपस में भी रगड़ होने से खंडित होते हैं, मतलब आपस में टकराकर छोटे स्वरूप में बदलते रहते हैं। इस प्रकार हिमानी अपना अपर्दन का कार्य इन 3 क्रियाओं द्वारा करती है। अपर्दन द्वारा कौन कौन से स्थलारूप बनते हैं उसको हम इससे अगले जो हमारा होगा ये वीडियो उसमें आपसे शेयर करेंगे।